बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 हम लेके आ रहे हैं। इसके अंदर जो कंटेंट्स में शामिल होंगी चीज़ें वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स है, और हम कोशिश करेंगे कि हम काफ़ी हद तक ये पोर्शन जो है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का, या फिर स्केलर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और इसके साथ साथ ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर और कर्ल ऑफ वेक्टर को कवर करें। तो माइट भी इस पे 2 लेक्चर लग जाएं। तो लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर आपको इल्म होना चाहिए कि वो सारे फार्मूले हम डिस्कस करेंगे जो किसी भी ऑपरेशन में यूज़ हो सकते हैं, और लेकिन उसके अंदर ऑपरेटर डेरिवेटिव भी शामिल होगा। तो लेकिन जो मेनली डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के जो 3 मेन पार्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस के पार्ट हैं, वो ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर्स, उसको हमने अच्छे तरीके से समझना है, और फिर हमने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर्स को, और फिर कर्ल ऑफ वेक्टर को। तो इस तरीके से फिर हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स को कवर कर लेंगे। फिर बाद में हम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। तो अगर हम सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स को समझना चाहें तो उसके लिए देखें, फ़र्ज़ किया हमारे पास डेफिनेशन ऑफ, यानी समझ लें डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर क्या बनती है। कि लेट्स से कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो पॉइंट पी पे मौजूद था, और वो एक कर्व पाथ को इस तरह से फॉलो करता हुआ पॉइंट क्यू पे पहुंचता है। तो लेट्स से कि पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन ओ से आर के बराबर है। लेट्स से कि दैट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। इसको हमने आर से डिनोट कर दिया। और लेट्स से कि पी से क्यू तक जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर चेंज ऑफ पोजीशन है उसको हम डेल्टा आर वेक्टर से शो कर देते हैं। तो डेफिनेटली जो ओ क्यू वेक्टर होगा वो यहाँ पे आर प्लस डेल्टा आर के बराबर आ जाएगा। ये आर प्लस डेल्टा आर के इक्विवेलेंट होगा। तो इसमें देखें, हम ये बात कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि एक कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे पहुंचता है, और पॉइंट पी पे लेट्स से कि इंस्टेंट टी था, और पी से क्यू तक जाते हुए जो टाइम ड्यूरेशन है वो टी प्लस डेल्टा टी हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप वेक्टर ओ क्यू की बात करते हैं तो आर प्लस डेल्टा आर है, और अगर पी क्यू की बात करते हैं तो वो डेल्टा आर है। अगर हम डेल्टा आर को डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। लेकिन अगर हम इसको डेल्टा टी को स्मॉल करते हैं और इसको अप्रोच करते हैं ज़ीरो के इक्विवेलेंट, तो देन क्यू विल बी नियरली एट द पॉइंट पी। तो फिर क्यू पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा। तो उस वक्त फिर ये जो हमारा डेरिवेटिव होगा डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ये पॉइंट पी के ऊपर एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। जी बेटे, जो हमने थोड़ी सी बात की मैंने उसको टेक्स्ट में पुटअप कर दिया ताकि आप उसको देख सकें, इसको जहन में बिठा सकें। लेट पी इज़ द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी। लेट से कि पार्टिकल पी यहाँ पे था टाइम टी पे, एंड क्यू बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। तो टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे पार्टिकल पी मूव करके क्यू पे अगर चला गया है तो देन पी क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा आर। तो जो पी क्यू है वो चेंज ऑफ पोजीशन है, उसको हमने डेल्टा आर से लिखा है। हम बात कर रहे थे कि डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी इज़ ए वेक्टर। डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी वेक्टर होगा। जब डेल्टा टी अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो फिर क्यू टेंड टू पी, क्यू जो है वो पी के ऊपर ही आ जाएगा, एंड कॉर्ड बिकम्स द टेंजेंट एट पी। यानी ये जो क्यू है ये अगर पी के पास आ जाए तो फिर जो एक कॉर्ड है ये रिड्यूस होके ये बिल्कुल छोटी सी एक मतलब समझ लें कि दोनों पॉइंट ओवरलैप कर गए। तो फिर ये जो डेरिवेटिव होगा डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, या ये जो वेक्टर था डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ये एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी, पहले तो डायरेक्शन इसकी इस तरफ जा रही थी ना, ये नज़र आ रही है आपको, डेल्टा आर की डायरेक्शन है। डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी की डायरेक्शन भी यही थी, लेकिन फिर ये सिचुएशन होगी कि ये डायरेक्शन बन जाएगी इसकी। जब डेल्टा टी अप्रोच करेगा ज़ीरो को
तो फिर Q P के ऊपर ओवरलैप करेगा और जो कॉर्ड है वो एक टेंजेंट की तरह से, कॉर्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगी। इसलिए हम फिर डेरिवेटिव को इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, कि हमें पता है कि डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हम इस तरह से उसको डिफ़ाइन करते हैं कि डेल्टा आर ओवर delta t when this thing, when the denominator definitely the delta t approach to 0, then this value become the derivative of the vector। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर को या फिर डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन किया है। सो डी आर ओवर डी टी एक्चुअली आप मैकेनिक्स के अंदर देखते हैं कि इट इज़ द चेंज ऑफ पोजीशन और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ नोन एज वेलोसिटी। सो रियल में ये जो डी आर ओवर डी टी है इसकी डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, अलोंग द टेंजेंट है, और इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर। इसको हम कह सकते हैं कि ये v के इक्विवेलेंट है। सो डेफिनेटली इफ़ वी again derivate it with respect to t, that will become the acceleration. So dr over dt is a vector in the direction of the tangent at p, that is representing the velocity, and d square over dt square will represent the acceleration of the particle p। तो इसको हम लिख देते हैं कि it is equivalent to v, and if we write d square r over dt square, that will represent the acceleration। तो फिर वो एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, पार्टिकल p के एक्सेलेरेशन को। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बनती है डेरिवेटिव की कि आपने वेक्टर की डिफरेंशिएशन जो है वो किस तरह से उसको लिखना है, और वो उसकी एग्जांपल दे के हमने उसको डिफ़ाइन किया है। सो बच्चों, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के बाद हम फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं, फार्मूले लिख रहे हैं जो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के लिए यूज़ होंगे। तो नोट कर लें प्लीज़ उनको भी। ये फार्मूले वैसे सिंपल हैं, आपको देखते ही इनकी समझ आ जाएगी, लेकिन एक दफ़ा लिखना इनको ज़रूरी है कि पता हो कि डेरिवेटिव वेक्टर के ऊपर किस तरह से अप्लाई होना है। जी, तो फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले लेट्स से कि फर्स्ट फार्मूला है कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम दो वेक्टर्स का जो कि ऐड अप हो रहे हैं, यानी f प्लस जी, तो सिंपली हम इसको स्प्लिट अप कर देते हैं डेरिवेटिव को ओवर द f एंड ओवर द g। तो इस तरह से, मतलब जो आम अलजबरा के ऊपर फार्मूला डिफरेंशिएशन का जिस तरह से हम अप्लाई करते हैं उसी तरह से यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 2 देखें, हमारे पास अगर एक फंक्शन है स्केलर और एक वेक्टर है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जस्ट आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है कि हम f को एज सच लिख देंगे और डेरिवेट करेंगे फाई को विद रिस्पेक्ट टू t, फिर प्लस हम फाई को एज सच लिख लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे f को विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये फार्मूला सेकंड। थर्ड फार्मूला देखें, थर्ड फार्मूले में हम केस ले रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट मौजूद है f डॉट g, तो आपने सिंपली डॉट प्रोडक्ट की पोजीशन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने उसी तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है सिंपली कि फर्स्ट फंक्शन को एज सच रखते हैं, फिर डॉट लगाएं, फिर आप लिखेंगे d बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर g, फिर आप लिखेंगे डी एफ बाई डी टी डॉट जी। तो पोजीशन ऑफ डॉट या सेकंड जो ऑपरेशन इसके ऊपर पहले मौजूद था उसमें हमने उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना। नेक्स्ट देखें, नंबर 4 पे लेट्स से कि दो वेक्टर्स उनका क्रॉस प्रोडक्ट मौजूद है, उनका डेरिवेटिव सॉल्व किया जा रहा है, यानी f क्रॉस g। तो उस केस में सिंपली आप फिर दोबारा f को ऐसे रखेंगे, क्रॉस को ऐसे रखेंगे,
डेरिवेटिव लेंगे g का विद रिस्पेक्ट टू t, फिर प्लस लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लग गया ना। पर ये जो प्लस आ रहा है ये प्रोडक्ट रूल की वजह से आ रहा है। सो फिर हम लेंगे df बाय dt और क्रॉस उसी तरह से साथ हम g को लिख देंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 5 पे देखें, अगर डिफरेंशिएशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपको पता है हम a डॉट बी क्रॉस सी लिखते थे, लेकिन नोटेशन में हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं। तो इसमें सिंपली आपने प्रोडक्ट रूल 3 वेरिएबल्स के ऊपर जिस तरह से हम लगाते हैं उसी तरह से अप्लाई करेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वेक्टर डी बाई डी टी ए बी सी, उसी तरह से। यह आपको पता होना चाहिए कि इसमें ए डॉट बी क्रॉस सी उसी तरह से आ रहा है। मैं दूसरी वाली नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, ब्रैकेट वाली। जब आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को तो फिर हम डॉट और क्रॉस को शो नहीं करते, सिंपली हम इस तरह से लिख देते हैं। फिर हम ए को ऐसा से रखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे सेकंड वेक्टर का डी बाई डी टी ऑफ बी सी। तो इसमें जो पोजीशंस हैं, वो बार बार बोल रहा हूँ, वो उसी तरह से हैं। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, तो वो पोजीशंस उसी तरह से मौजूद हैं। यहाँ पे डॉट आएगी, यहाँ पे क्रॉस आएगी, यहाँ पे डॉट आएगी और यहाँ पे क्रॉस आएगी। इसी तरह से देखें, हम नेक्स्ट लिखेंगे ए डॉट बी और क्रॉस भी उसी तरह से लिखा जाएगा अंदर ही, लेकिन डेरिवेटिव आएगा थर्ड वेक्टर का डी सी बाय डी टी। तो ये अगर डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम डेरिवेट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, तो उस तरह से हम इसको लिखते हैं। नंबर 6 पे देखें, हमारे पास अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है डी बाय डी टी, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उसके ऊपर फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करेंगे जो ऊपर हम लिख चुके हैं। ए का डिफरेंशिएट किया, लेकिन जो पोजीशन ऑफ क्रॉस है उसको हम ऐसा लिख रहे हैं, फिर प्लस ए क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी, इसी तरह से लास्ट पे आएगा प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी बाई डी टी। तो ये हम इस तरतीब से लिखते हैं, द आर्डर ऑफ द फंक्शन शुड नॉट बी चेंज। तो जो आर्डर ऑफ डॉट और क्रॉस था उसको भी हम चेंज नहीं कर रहे, और फंक्शन का जो आर्डर है उसको भी हम चेंज नहीं कर रहे। तो ये एक तरीक़ेकार है, एक मेथड है किस तरह से आप फार्मूलों को अप्लाई करते हैं। हो सकता है कुछ रह भी गए हों, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है कि हमने फार्मूला जो है डिफरेंशिएशन जो है वेक्टर्स ऑपरेशन पे किस तरह से अप्लाई करनी है। इसके बाद देखें, हम बात करेंगे आगे एक स्केलर फील्ड की, स्केलर फंक्शन की। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। क्योंकि हमने ऑपरेशंस पढ़ने हैं आगे, ग्रेडियंट का और डाइवर्जेंस का और कर्ल का, तो उसमें थोड़ा सा जिक्र आएगा इनका, तो इसलिए हम इनको देख रहे हैं। पहले ये जो डेफिनेशंस हैं, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। सो ये देखें बच्चों, हमने डेफिनेशंस लिखी हैं। ये एज सच आपको शायद ना ही पूछी जाएं, या हो सकता है कि बाद MCQs में या कोई इस तरह का क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो एग्जांपल है वो स्केलर की है, कौन सी जो एग्जांपल है वो पॉइंट फंक्शन की है, तो इसलिए मैंने लिख दी है। सो अ वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यू एट एनी पॉइंट इन ए रीजन ऑफ स्पेस डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज़ कॉल्ड ए पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू एक रीजन ऑफ स्पेस के अंदर पॉइंट के ऊपर, उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे, तो वो जो फंक्शन होगा या जो वेरिएबल होगा वो एक पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल हैं आगे स्केलर पॉइंट फंक्शन के अंदर और वेक्टर पॉइंट फंक्शन में। यानी यूँ समझ लें, अगर कोई वेरिएबल पोजीशन पे डिपेंड करता है
पोजीशन के चेंज करने से उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो वो एक पॉइंट वेरिएबल या फिर एक पॉइंट फंक्शन कहलाता है। और स्केलर पॉइंट फंक्शन में देखें, उसी को हमने आगे फर्दर एलेबोरेट किया है कि इफ़ टू ईच पॉइंट पी ऑफ ए रीजन आर, लेट्स से कि एक रीजन आर के अंदर हर पॉइंट के ऊपर देर इज़ कोरिस्पॉन्डिंग ए यूनिक स्केलर फंक्शन पी, यानी एक रीजन है लेट्स से हमारे पास, और उस रीजन के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक स्केलर की यूनिक वैल्यू आती है, एक स्केलर फंक्शन की एक यूनिक वैल्यू आती है, तो फिर हम f को एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का नाम देते हैं। दोबारा वही उसी एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं, इस पोजीशन पे कुछ और वैल्यू है, इस पोजीशन पे कुछ और वैल्यू है, यानी पोजीशन के चेंज होने से किसी रीजन के अंदर अगर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, एक स्केलर है उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो उसको हम स्केलर पॉइंट फंक्शन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन हीटेड बॉडी है, या फिर डेंसिटी ऑफ बॉडी है, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल थी इसकी स्केलर पॉइंट फंक्शन की। इसी तरह से वेक्टर पॉइंट फंक्शन को भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने लिखा नहीं है, इसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि इफ़ टू ईच पॉइंट पी ऑफ ए रीजन आर देयर इज़ कोरिस्पॉन्डिंग ए यूनिक वेक्टर फंक्शन पी, देन f इज़ कॉल्ड ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यानी सिर्फ हमने स्केलर के वर्ड को रिप्लेस किया वेक्टर से, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, डिफरेंट जो वेक्टर फील्ड्स हैं ये इसकी एग्जांपल में शामिल है। तो अब हम बात असल में कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन के बाद हम ऑपरेटर डेल को एक्सप्लेन करेंगे, और ऑपरेटर डेल के बाद हम ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन करने लगे हैं, क्योंकि ये सारी डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो लिहाजा इसे हमें डिस्कस करना होगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर्स की, तो एक सबसे जो फेमस वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के अंदर एक वेक्टर ऑपरेटर के तौर पे यूज़ करेंगे, तो उसको भी हम लिख देते हैं कि ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसकी एज सच खुद से तो फिज़िकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये जस्ट एक 3 डिमेंशनल वेरिएबल है, जो कि स्पेशल डिफरेंशिएशन आप कह सकते हैं कि करली ओवर करली एक्स इंटू आई प्लस करली ओवर करली वाई इंटू जे प्लस करली ओवर करली जी इंटू के, ये वेक्टर ऑपरेटर है। इसकी फिज़िकल नेचर देख सकते हैं कि ये एक डायमेंशनल ऑपरेटर है, 3 डिमेंशनल ऑपरेटर, और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्पेशल डिफरेंशिएशन आप इसको कह सकते हैं। तो जब ये किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है तो फिर उस फंक्शन की एक फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस हमारे पास आती है। तो इसलिए सबसे पहले हम इस वेक्टर को एक स्केलर के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक स्केलर फील्ड कह लें, या एक स्केलर सरफेस कह लें, या एक स्केलर रीजन कह लें, उसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि वो उसकी फिर फिज़िकल सिग्निफिकेंस जो है वो क्या बनती है। सो हम बात करने लगे हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की। एक्चुअली जब आप वेक्टर ऑपरेटर डेल को ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर, तो फिर हम उसको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का नाम देते हैं। सो लेट कंसीडर इफ फाई इज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर एक्स वाई जी इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। अभी हमने बात की थी स्केलर पॉइंट फंक्शन की, तो उसी तरह का ये एक फंक्शन है, इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। अगर ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, सो देन करली फाई ओवर करली एक्स इंटू आई प्लस करली फाई ओवर करली वाई इंटू जे प्लस करली फाई ओवर करली जी इंटू के, दैट इज del phi, that is called gradient of scalar function phi। इस चीज़ को हम स्केलर फंक्शन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन phi बोलेंगे। देन
दिस होल वैल्यू, यानी अगर फाई एक स्केलर फंक्शन है तो आप जस्ट सिंपली इस फाई को डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, डॉट या क्रॉस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो वेक्टर के ऊपर जब आप ऑपरेट करेंगे फिर डॉट और क्रॉस आएगा। फ़िलहाल ये चूँकि फाई स्केलर है तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेल फाई जो पूरी वैल्यू बनेगी ये वाली, इस पूरी वैल्यू को हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड del phi is called gradient of scalar function phi। मैथमेटिकली इसको यूँ भी लिखा जाता है del phi के साथ भी, या फिर आप जस्ट सिंपली आप इसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट फाई, या सिंबॉलिकली हम इसको डेल फाई, इस तरह से भी लिखा जाता है इसको, यानी एक ही मतलब होगा, एक ही सेंस होगी। अब देखें, आपको पता ही है कि जब आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। यानी एक नंबर के साथ जब वेक्टर मल्टीप्लाई होता है या एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो हम असल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट सीखना चाहते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हमारी हेल्प करेगा। तो वी वांट टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ग्रेडियंट। इसके लिए देखिए हमें थोड़ा सा एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी, हम उसको एक्सप्लेन करें हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट में हम पहले ध्यान में रखें, क्योंकि ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम इसकी डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए देखें, लेट्स से हमारे पास एक लेवल सरफेस है फाई एक स्केलर वैल्यू है, फाई की वैल्यू कांस्टेंट है इस पूरी सरफेस पे। तो इस सरफेस में एक पॉइंट पी हम कंसिडर कर रहे हैं, और एक अनदर सरफेस है, ये भी एक लेवल सरफेस है, लेकिन इस पे जो वैल्यू है वो स्केलर की वो फाई प्लस डी फाई के बराबर है, और इस पे एक पॉइंट है क्यू। तो हमारे पास एक पॉइंट लेवल सरफेस फाई के ऊपर है, और जो सेकंड पॉइंट है क्यू वो फाई प्लस डी फाई के ऊपर मौजूद है। इस पूरी सरफेस के ऊपर फाई कांस्टेंट है, सी के बराबर है लेट्स से, और इस पूरी सरफेस के ऊपर भी जो फाई की वैल्यू है वो फाई प्लस डी फाई के बराबर है। तो यानी स्केलर की वैल्यू फाई प्लस डी फाई के बराबर है, वो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए इनको लेवल सरफेस कहा जाता है। लेवल सरफेस का मतलब यही होता है कि अगर पॉइंट पी के ऊपर जो वैल्यू आ रही है इस स्केलर की, तो पूरी सरफेस के ऊपर वही वैल्यू होगी। जो पॉइंट क्यू के ऊपर वैल्यू आ रही है इस स्केलर की, तो पूरी सरफेस पे उस स्केलर की वही वैल्यू होगी। तो ऐसी सरफेसेस लेवल सरफेस कहलाती हैं। आप इसको डेफिनेशन के तौर पे भी याद रख सकते हैं। तो ये दो लेवल सरफेसेस हैं, एक पॉइंट पी पे लेवल है और एक पॉइंट क्यू के ऊपर लेवल है, यानी जो वैल्यू पॉइंट पी के ऊपर है वही पूरी सरफेस पे है। तो अब देखें ज़रा, लेट्स से कि हम बात करते हैं कि अगर आर जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, और आर प्लस डेल्टा आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास पी क्यू का। ये देखें ज़रा, लेट्स से कि हम पी क्यू का जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो वेक्टर है उसको हम डेल्टा, सो लेट्स से कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट से अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये पॉइंट ओ है, तो ये वेक्टर बन जाएगा आर जो कि पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का। और यहाँ से अगर आप ये वेक्टर प्लॉट करते तो पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर था आर प्लस डेल्टा आर हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो इसलिए पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर है, जबकि पॉइंट क्यू जो है उसके पोजीशन वेक्टर को हम आर प्लस डेल्टा आर से लिख सकते हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें ओरिजिन की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो आप फोकस रखेंगे जस्ट पॉइंट पी और क्यू के ऊपर। ये पॉइंट पी है सरफेस फाई के ऊपर, और पॉइंट क्यू है वो फाई प्लस डी फाई के ऊपर है। तो जो पी क्यू है
वो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर को शो कर रहा है। तो पी क्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पी क्यू इज़ अ वेक्टर विच इज़ रिप्रेजेंटेड विद द वैल्यू डेल्टा आर। अब देखें हम अगर, चले मैं यहीं पे इसको लिख देता हूँ, पी क्यू इज़ इक्विवेलेंट टू डेल्टा आर, फिगर से हमें नज़र आ रहा है। अब हम चूँकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फाई देख रहे हैं, तो हम पहले तो देखेंगे डायरेक्शन ऑफ डेल फाई और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई देखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो इसलिए मैं हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई या फिर डायरेक्शन ऑफ डेल फाई। हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि डेल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो फ़िलहाल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ डेल फाई को। देखें हम इसके लिए इस तरह से लिखते हैं इसको कि जो डेल फाई है उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डी आर के साथ। डी आर क्या चीज़ है? वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अभी मैं लिखता हूँ, आपको पता चल जाएगा। डेल फाई को हम लिखेंगे तो वो बराबर आएगा करली फाई ओवर करली एक्स इंटू आई प्लस करली फाई ओवर करली वाई इंटू जे प्लस करली फाई ओवर करली जी इंटू के डॉट डी आर। डी आर किसको रिप्रेजेंट करता है? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के को। तो उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो दोनों को वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। यह आ जाएगा डेल फाई डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी करली फाई ओवर करली एक्स इंटू डी एक्स। आई डॉट आई 1 होता है, इसलिए हम उसको ऐसा लिख देंगे करली फाई ओवर करली वाई इंटू डी वाई प्लस करली फाई ओवर करली जी इंटू डी जी। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया। अब ये जो पूरी वैल्यू है मैथमेटिकली हम इसको डी फाई के बराबर लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन जब हो रही हैं तो ये चीज़ें आपने साथ में याद भी रखनी है। ये देखें डेल फाई डॉट डी आर, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, इसको हमने फ्यूचर में यूज़ भी करना है। तो दैट इज़ कॉल्ड डी फाई। तो जब आपसे बोला जाएगा डी फाई क्या चीज़ होती है, तो डी फाई जो है वो इस पूरी वैल्यू के बराबर होती है करली फाई ओवर करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली फाई ओवर करली वाई इंटू डी वाई प्लस करली फाई ओवर करली जी इंटू डी जी। तो दैट इज़ द फार्मूला ऑफ द डी फाई। तो ये पूरी वैल्यू हमेशा डी फाई के इक्विवेलेंट होगी, इसे हमें याद रखना है। और ये भी इसका फार्मूला है कि डी फाई बराबर होता है डेल फाई इन डॉट डी आर। तो ये फार्मूला हमें नहीं भूलना, असल चीज़ यही है जो हमें याद रखनी है। देखें हम अगर राइट साइड इसकी ज़ीरो करते हैं, राइट साइड ज़ीरो कब हो सकती है? जब डी फाई ज़ीरो होगा। और डी फाई ज़ीरो कब होगा? लेट्स से कि हम कहते हैं कि जो पॉइंट क्यू है वो फाई प्लस डी फाई सरफेस के ऊपर नहीं है, बल्कि वो फाई सरफेस के ऊपर है। लेट्स से कि इफ़ द पॉइंट क्यू इज़ लाइंग ऑन द सरफेस फाई, तो वो अगर सरफेस फाई के ऊपर है तो डेफिनेटली फिर पी और क्यू सेम सरफेस पे होने की वजह से डी फाई की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। देखें लेट्स से कि मैंने पॉइंट क्यू को यहाँ पे ले लिया है, तो पॉइंट क्यू अगर कहाँ पे है, वो भी पी वाली सरफेस पे है, फाई सरफेस के ऊपर ही है। तो डेफिनेटली फिर डी फाई जो है वो ज़ीरो होगा, फाई के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम एजम्पशन ले रहे हैं यहाँ पे लेट इफ़ क्यू लाइज ऑन द लेवल सरफेस पी देन डी फाई विल बी इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। सो इसकी राइट साइड तो ज़ीरो बन गई है। सो डेल फाई डॉट डी आर का आंसर आ जाएगा ज़ीरो। राइट साइड ज़ीरो है तो लेफ़्ट साइड जो है इसका आंसर भी ज़ीरो के बराबर आएगा। लेफ़्ट साइड ज़ीरो कैसे हो सकती है कि डेल फाई डॉट डी आर जो है वो ज़ीरो के बराबर है। दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट तब ज़ीरो हो सकता है अगर उन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर Q जो था वो
यहाँ पे था, यानी फाई सरफेस के ऊपर था। तो पी क्यू वेक्टर तो हमें समझ आ रही है कि वो ये पी क्यू वेक्टर की जो लोकेशन है वो ये बन रही है। अब देखें, हम कह रहे हैं कि डेल फाई और जो पी क्यू वेक्टर है वही असल में डेल्टा आर है या डी आर है। ये डेल्टा आर यही चीज़ है, यही डेल्टा आर है, या फिर इसको डी आर भी आप कह रहे हैं। तो इसका मतलब पी क्यू वेक्टर जो है वो हमें समझ आ रहा है कि वो टेंजेंट टू द सरफेस फाई है। तो अब डी आर वेक्टर की हमें लोकेशन पता चल गई है, इसकी ज्योमेट्री पता चल गई है। तो डेल फाई डेफिनेटली उसके परपेंडिकुलर ही होना है। तो अगर आप डेल फाई को शो करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल होगा तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो इसलिए हमें पता चलता है कि डेल फाई और डी आर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो डी आर चूँकि टेंजेंट के अलॉन्ग है सरफेस के ऊपर, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट जो है वो डेल फाई होगा। तो ये देखिए मैंने डेल फाई को शो कर दिया है। तो इस तरह से हमें डेल फाई की डायरेक्शन समझ आई है कि जो डेल फाई है वो एक्चुअली नॉर्मल ऑफ द सरफेस के अलॉन्ग है एट द पॉइंट पी। अगर आप नॉर्मल ड्रा करते हैं तो वो भी इसी सरफेस के, वो भी इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। तो इसलिए हमें समझ आती है कि जो डायरेक्शन ऑफ डेल फाई है, हम डायरेक्शन ऑफ डेल फाई की बात कर रहे थे। सो डायरेक्शन ऑफ डेल फाई या फिर डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट हमेशा किसके अलॉन्ग होगा, वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस डेल फाई इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। हेंस डेल फाई इज़ नॉर्मल टू द सरफेस फाई एक्स वाई जी। यानी जिस सरफेस की आप बात कर रहे होंगे तो उस सरफेस का अगर आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। चूँकि हम फाई सरफेस ले रहे थे तो फाई सरफेस का ग्रेडियंट जो है उसका स्केलर उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप सिंबॉलिकली लिखेंगे, सो डेल ऑफ फाई विल बी इक्विवेलेंट टू डेल ऑफ फाई मैग्नीट्यूड इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन जो है यहाँ पे याद रखिएगा कि इट इज़ दी नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये तरीका था इसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने का। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई को एक्सप्लेन करते हैं। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई को एक्सप्लेन कर रहे थे। हमने पहले डायरेक्शन ऑफ डेल फाई को एक्सप्लेन किया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई को भी हम उसी तरह से उसी फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट डेल्टा एन बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लेवल सरफेसेज थ्रू पी एंड क्यू। यानी पी और क्यू के दरमियान में, यानी ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डेल्टा एन, ये इसकी बात कर रहे हैं भाई हम। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई अलोंग दिस नॉर्मल थ्रू पी इज़। तो हम अगर देखते हैं कि इस नॉर्मल की डायरेक्शन के अलोंग में जो फाई में चेंज आएगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन, उसको हम लिखेंगे तो वो करली फाई ओवर करली एन के बराबर होगा। और अगर हम डेरिवेटिव लिखना चाहें या फिर डी फाई ओवर डी एन लिखना चाहें तो डेफिनेटली जस्ट हमें क्या करना है कि जो लिमिट है डेल्टा एन उसको अप्रोच करना है ज़ीरो पे। तो डेल फाई ओवर डेल एन जो है वो फिर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप इसको ऐसे लिख लें, लिमिट डेल्टा एन अप्रोच टू ज़ीरो डेल फाई, अभी हमने फार्मूला देखा था कि जो डेल फाई या डी फाई है वो बराबर था डेल फाई डॉट डी आर। लास्ट पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए हम इस डी फाई को हम लिख सकते हैं डेल फाई डॉट डी आर। ये चेंज इन फाई है ना, चेंज इन फाई का मतलब यही है, यहाँ पे चेंज इन फाई का मतलब डी फाई ही है। तो डी फाई जो था वो डेल फाई डॉट डी आर के बराबर था, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया इसके साथ, ये आ जाएगा ओवर डेल्टा एन। अब अगर आप देखें तो हम डेल फाई को पीछे लिख चुके हैं, ये बराबर आ जाएगा डी फाई ओवर डी एन लिमिट डेल्टा एन अप्रोच टू ज़ीरो। डेल फाई को आप यूँ लिख सकते हैं डेल फाई मैग्नीट्यूड इंटू एन डॉट डी आर ओवर डेल एन। ठीक है जी, ये हम लिख सकते हैं। मैंने
बोला था, अभी अभी आपके सामने लिखा था जब डायरेक्शन की बात की है कि इट इज़ अलोंग द नॉर्मल, तो इसलिए हम डेल फाई इंटू एन लिख दिया इसको, मैग्नीट्यूड इसकी ये लिख दी और इसकी डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें ये जो एन डॉट डी आर है, आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट, मैंने बोला था डॉट प्रोडक्ट जब लिखा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि हम एक वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो सेकंड के अलॉन्ग ले रहे हैं। सो डी एन डॉट डी आर का मतलब क्या है कि वी आर टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ द डी आर विच इज़ अलॉन्ग द नॉर्मल। और वो आप इसको यूँ लिख ले, पहले चले एक स्टेप और कर लेते हैं। ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एन अप्रोच टू ज़ीरो, हम इसको डेल फाई को वैसे लिख दिया क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। एन डॉट डी आर बराबर आएगा डी आर कॉस थीटा के। ये हमारे पास डी आर है, ये एंगल थीटा है, तो इसके अगर दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक ये कंपोनेंट आ जाएगा, एक ये कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये डी आर कॉस थीटा कहलाता है। और डी आर कॉस थीटा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे डेल एन के बराबर है, तो इसलिए डी आर कॉस थीटा को ये डिवाइड जो हो रहा था डेल्टा एन उसको मैंने वैसे लिख दिया, ये डेल्टा एन वैसे लिख दिया। तो डी आर कॉस थीटा एक्चुअली फिगर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एन को, तो आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एन अप्रोच टू ज़ीरो डेल ऑफ फाई मैग्नीट्यूड डी आर कॉस थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा एन, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है डेल्टा एन, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमने देखा कि हमारे पास जो डी फाई ओवर डी एन है वो किसके बराबर आ गया है, डी फाई ओवर डी एन बिकम इक्वल टू, यानी ये सारी वैल्यू जो है कैंसिल होकर डेल्टा एन अप्रोच टू ज़ीरो ये सारी 1 हो गई है। तो खाली जो हमारे पास बचा है वो ये आंसर बच गया है डेल ऑफ फाई। ये पूरा फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया ना, लिमिट डेल्टा एन अप्रोच टू ज़ीरो डेल्टा एन ओवर एन, ये पूरी वैल्यू जो है ये किसके बराबर आती है 1 के बराबर आती है। तो ये हमारे पास आ गया डेल फाई। तो देखिए ज़रा इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल फाई है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एन के बराबर है। हेंस हम लिख सकते हैं अब डी फाई ओवर डी एन में और करली फाई ओवर करली एन में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब आप डी फाई ओवर डी एन लिखते हैं तो चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एन करते हैं, और करली फाई ओवर करली एन का भी मतलब यही है, यहाँ पे करली फाई ओवर करली एन भी यही एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप एन अप्रोच को ज़ीरो भी करते हैं तो इनकी फ़र्क नहीं पड़ता। सो हेंस इट्स मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई अलोंग दिस नॉर्मल। तो ये हमें समझ आती है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई है उसको यहाँ से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर अलोंग दिस नॉर्मल। यानी इसकी डायरेक्शन जो थी हमने देखा था कि ग्रेडियंट एफ वाई हमेशा नॉर्मल के अलोंग होता था, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगी, वो इसके बराबर होगी कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू, या इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई अलोंग दिस नॉर्मल। जो जिस नॉर्मल के अलोंग इसकी डायरेक्शन है उसी नॉर्मल के अलोंग उसकी जो फाई की वैल्यू चेंज होगी वो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं इसको स्टेटमेंट पे लिख देता हूँ। सो ये सेंस थी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट की, कि ग्रेडियंट जो होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल होती है जिस सरफेस का या जिस स्केलर का आप ग्रेडियंट ले रहे हैं, और इसकी मैग्नीट्यूड उस नॉर्मल के अलोंग उसमें जो चेंज आ रही होती है उसके बराबर होती है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसी तरह से डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर की क्या फिज़िकल मीनिंग बनती है और कर्ल ऑफ वेक्टर क्या होता है।